हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस यूट्यूब चैनल। सो एज वी ऑल नो कि आईआईटी जैम का रिजल्ट हो चुका है पब्लिश। और हम आपके लिए लेके आ रहे हैं स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है। तो उनसे हम जानेंगे कि कौन सी स्ट्रैटेजी उन्होंने यूज़ की है, किस तरह उन्होंने स्टडी का अप्रोच किया, किस तरह एग्ज़ाम का अप्रोच किया ताकि वो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए। सो ऐसे ही हमारे साथ आज जुड़े हैं रोहन। सो हेलो रोहन। Nice to meet you. नाइस टू मीट यू। सो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना हमारे व्यूवर्स के लिए। तो मैं अपना ग्रेजुएशन किया था यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से 2024 में विद ऑनर्स फिजिक्स में। और मैंने लास्ट ईयर जैम वैसे अच्छे से नहीं दे पाया था, तो इस साल सोचा कि फिर से जस्ट एग्ज़ाम को अच्छे से देने के लिए फिर से एक एग्ज़ाम जस्ट टू मेक श्योर कि एग्ज़ाम अच्छा मेरा गया, इसलिए फिर से दूँ। तो इसलिए मैं एक फिर अटेम्प्ट लिया दिस ईयर। रोहन प्लीज़ हमें बताएं कि आपने इस एग्ज़ाम के बारे में आपको पता कब चला था और आपने मतलब इसके लिए प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी? हाँ, मुझे पता चला था अराउंड थर्ड ईयर के एकदम शुरुआत पे। तो बाय द एंड ऑफ फोर्थ सेमेस्टर मुझे पता चला था जैम बोल के एग्ज़ाम है। तो तब मुझे ज़्यादा स्ट्रेटजीज नहीं पता थी, तो मैं जस्ट थियोरीज पढ़ता था। तो उसके एग्ज़ाम क्रैक कैसे करते हैं वो ज़्यादा आइडिया नहीं था मेरा। तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम गया था फर्स्ट टाइम पे। बट उसके बाद सेकंड टाइम पे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। ओके। सो क्या आप हमारे व्यूवर्स को बताएंगे कि आपने मतलब कोई ऐसे सिलेबस को कुछ ऐसे कोई डिवाइड किया था कि आपने कि ज़्यादा वेटेज वालों को पहले करेंगे, कम वेटेज वालों को फ़िलहाल होल्ड पे रखेंगे, या फिर आपके अकॉर्डिंग कि ये टॉपिक मुझे कंपैरेटिवली ईजी जाते थे तो मैं उस हिसाब से सिलेबस को डिवाइड करके फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ? ऐसा कोई आपने स्ट्रैटेजी बनाया था? मैंने जो कंपलसरी टॉपिक्स है फिजिक्स में मैथमेटिकल फिजिक्स या ईएम थ्योरी और क्लासिकल मैकेनिक्स का जो सेंट्रल फोर्स का प्रॉब्लम्स है जो हर साल रिपीट होता है, और दोज टॉपिक्स मैंने बहुत अच्छे से पहले से करके रखा था। और सिंस मैं मास्टर्स अभी कर रहा हूँ, तो मुझे पहले से उसका थोड़ा डीपर नॉलेज भी था, थ्योरी का भी नॉलेज था। तो मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरफ ही ज़्यादा फोकस था। और जो चैप्टर वाइज मैं कर रहा था वो मैथमेटिकल फिजिक्स, ईएम थ्योरी, क्लासिकल मैकेनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, ये 4 यूनिट मैंने पहले फोकस किया था। और बाकी के जो 3 यूनिट्स हैं वो मैंने लास्ट के लिए छोड़ा था। ओके। सो जैसे आप बोले तो जैसे ऐसे ऐसे कोई टॉपिक थे आपके जो आपको कंपैरेटिवली थोड़े डिफिकल्ट लगे थे शुरू में, लेकिन आपने फिर उसको एक स्ट्रेटेजी के थ्रू स्टडी किया और अब आप कहते हो कि हाँ मैंने अच्छे से उसको किया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो मेरा वो हो गया था। ऐसे कोई टॉपिक्स है आपके? हाँ, वो ईएम थ्योरी का पार्ट है। ओके। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वो एक बहुत लेंदी टॉपिक है, बोथ फॉर आईआईटी जैम, गेट और नेट। तो बहुत डिफिकल्ट भी हो जाता है कुछ टाइम वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, और एक मिस्टेक तो पूरा प्रॉब्लम गिरा देता है। सो वो प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते करते प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते करते वो एक यूज टू हो जाता है कि पैटर्न समझ में आ जाता है कि यहीं से क्वेश्चंस आ जाएंगे। और वैसे शॉर्ट नोट्स तैयार करके और फॉर्मूला शीट बना के हम आई यूज टू प्रिपेयर माई सेल्फ। ओके। सो आपने अभी शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट की बात की, तो क्या कोई आपने ऐसे कोई ट्रिक यूज़ किया था शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम कि मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इस तरह से अरेंज करके लिखना है ताकि जब एक क्विक रिवीजन करूँ तो अच्छे से मेरा रिवीजन हो जाए कम टाइम में? हाँ, तो मैंने जो किया था कि शॉर्ट ना जैम के जो प्रीवियस पेपर एनालिसिस है, मैंने लास्ट 7 to 8 इयर्स का क्वेश्चन पेपर्स पैरेलली कर रहा था। तो वहाँ से पता लग जाता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में सेंट्रल फोर्स से कितना वेटेज है। तो वो वेटेज मैं लिख के उसका जो जितना कंपेरेटिव फार्मूलाज है वो एक कॉपी में नोट डाउन करता था। और मैथमेटिकल फिजिक्स में जो मेजॉरिटी सब पार्ट ही इम्पोर्टेंट है, बट स्पेसिफिकली जो इम्पोर्टेंट है वो टेलर सीरीज या फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सब का जो स्पेशल कुछ प्रॉब्लम्स है और कुछ फार्मूलाज है, उनको भी मैं जॉट डाउन कर देता था। और
अपार्ट फ्रॉम दैट मॉडर्न फिजिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है जिसमें हार्मोनिक ऑसिलेटर या फिर बहुत इनफाइनाइट स्क्वायर वेल या फाइनाइट स्क्वायर वेल, यहाँ से क्वेश्चंस हर साल ही प्राय आते हैं। तो यहाँ से जो मतलब बेसिक फार्मूला है एनर्जी आइगन वैल्यू या वेव फंक्शन, उन सबको मैं मतलब एक कॉपी में पेस्ट करके रख देता था जब भी रिवीजन करता था, और वो डेली जस्ट गो थ्रू करता था क्योंकि ओके। फॉर्मूलाज नहीं तो याद नहीं आते थे। जैसे अभी हम फॉर्मूलाज की बात कर रहे थे, एक मोस्ट क्या कहते हैं कॉमन प्रॉब्लम हमें स्टूडेंट्स में दिखता है कि जब बहुत सारे फॉर्मूलाज आ जाते हैं तो याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपने कोई ट्रिक यूज़ किया था या प्रैक्टिस करते करते होते गया? मतलब मैं वीक में एक दिन लाइक अराउंड संडे को रखता था जो नोट्स मैंने बनाया तो उसको स्टडी करूँ। तो उससे क्या होता है कि मेरा नोट्स अगर मैं खुद स्टडी करूँ वो ऑटोमेटिकली मतलब जॉट डाउन हो जाता है कि हाँ मैंने क्या पढ़ा और कितना कितना फॉर्मूलाज है, तो मैं वैसे करके नोट डाउन कर देता था। और ये विद प्रैक्टिस होते होते ऐसा हो गया कि जैम के एक दिन पहले मुझे मतलब उतना कॉपी नहीं देखना पड़ा। लाइक मेरा जस्ट जस्ट पेजेस जस्ट घुमा फिरा के जस्ट देख चला जा रहा था, मुझे उतना मग अप नहीं करना पड़ रहा था ओके, तो क्योंकि मतलब सब ये पहले से याद था। यस, आपने फ्रिक्वेंटली रिवीजन किया है उन फॉर्मूलाज या को, तो फिर अपने आप होते गए याद। हाँ। सो आपने कोई मॉक टेस्ट लिया था, कोई मॉक टेस्ट दिया था आपने? हाँ, आईएफएस का जो एक मतलब मैं सिंस मास्टर्स में हूँ तो मतलब मास्टर्स का स्टडीज के पैरेलली जैम का एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर आईएफएस में 1 रुपी टेस्ट सीरीज़ एक देखा था यूट्यूब पे, तो उसमें एनरोल करके मैंने वहाँ का टेस्ट सीरीज़ दिया था एग्ज़ाम से कुछ हफ्ते पहले। और उससे मुझे अंदाज़ा हो गया था कि हाँ मतलब लग तो जाएगा एग्ज़ाम, तब हो जाएगा। अच्छा। ओके, तो आपने कितने फुल लेंथ टेस्ट या टॉपिक वाइज टेस्ट ओवरऑल दिए थे, मतलब एवरेज में अगर हम बात करें तो? मैंने टोटल 3 एग्ज़ाम्स दिए थे टोटल एकदम, बिकॉज़ मुझे टाइम उतना नहीं मिलता था, तो मतलब मैंने जस्ट 3 एग्ज़ाम्स दिए थे। और जो 3 एग्ज़ाम दिए थे उसमें मेरे बहुत गलतियाँ बाहर निकले थे, तो उसको ही मैं करेक्ट करता था। क्योंकि एक एग्ज़ाम देने के बाद जो गलतियाँ मेरे बाहर निकले थे वो एग्ज़ाम एनालिसिस में, तो उसको मैं करेक्ट करता था बैठ के, कि उसमें क्या मेरा प्रॉब्लम है। तो वैसे मैं स्ट्रैटेजीज़ चेंज करता था ओके, बाहर। तो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए थे तो क्या आप उनको अलग से नोट डाउन करते थे? हाँ, हाँ। अभी आपने बात किया था कि मास्टर्स के साथ करते करते प्रॉब्लम हो रहा था, तो आप ऐसे कितना टाइम देते थे जैम के प्रिपरेशन के लिए मास्टर्स के स्टडीज के अलावा? मैं दिन में 2 घंटे जैम के लिए, ओके। सिर्फ़ रोज़ 2 घंटे जैम के लिए देता था और बाकी का टाइम मैं अपना एमएससी का पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि आफ्टर ऑल मेरा जून में नेट भी है, सो मतलब मैं उसका भी प्रिपरेशन पैरेलली कर रहा हूँ, तो सब साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो मैं सोचा था कि जैम को 2 घंटे दे के टाइम दूँ, क्योंकि अगर जैम थोड़ा भी अच्छा गया तो फिर नेट को नेट एग्ज़ाम देने में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। तो अ, इसलिए मैंने मतलब 2 घंटा फिक्स रखा और उसमें 1 घंटा थियरी और 1 घंटा प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिया। ओके। सो रोहन, आप कोई पीस ऑफ एडवाइस देंगे हमारे व्यूवर्स को जो नेक्स्ट ईयर आईआईटी जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कि कौन से डूज और कौन से डोंट्स आपको करने हैं, लाइक किन कौन सी गलतियां ना करें और किन बातों पे फोकस करें वाइल प्रिपेयरिंग? While preparing, everyone should probably go through the PYQs first और खुद से एनालिसिस करे कि कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग को एक हैबिट बना ले तो अच्छा है, क्योंकि यूजुअली बीएससी में या सब जगह में प्रॉब्लम सॉल्विंग हैबिट में नहीं होता, सब थ्योरी एग्जाम ही होता है। सो अगर एक हैबिट हो जाए कि हम रोज अगर 5 भी प्रॉब्लम्स करें तो भी बहुत होता है वो, मतलब 5 प्रॉब्लम्स भी करने से वो दिन मतलब साल में 5 इंटू 365 मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो इवेंचुअली इम्प्रूव होता है। बट हाँ मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही चीज़ें अच्छी होती है। और डोंट्स के आई कैन से कि मतलब जितना सोशल मीडिया अवॉइड कर सके तो अच्छा। जी, ये तो आपने बिल्कुल सही बोला, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है सोशल हाँ, मीडिया से। हाँ।
सो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं रोहन आगे के लिए? मेरा फ्यूचर प्लान अभी एमएससी कंप्लीट करके पीएचडी में जाने का है, तो इसीलिए मैंने इसलिए इस साल नेट के लिए प्रिपरेशन इमीडिएटली शुरू कर दिया था। मैंने पहले सोचा था कि एक साल ड्रॉप लूँ कि नहीं लूँ, पर मेरा मतलब मन था कि मैं पीएचडी में ही जाऊँगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि नेट के लिए मेरा कितना मतलब टाइम लगेगा वो तो मुझे नहीं पता। तो इसलिए मैं नेट के लिए वो अगर ड्रॉप लेना ही है तो फिर मैं नेट के लिए लेने का सोचूँगा। पर मतलब यही मेरा प्लानिंग है ओके। एज़ ऑफ नाउ। सो ओके, सो थैंक यू सो मच रोहन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।